महाराजा धर्मवीर सिंह और महारानी सुमित्रा देवी के पुत्र राजकुमार आदित्य अपने पिता की तरह पराक्रमी और अपनी माता की तरह दयालु थे। उनका व्यक्तित्व उनकी बहादुरी और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण था। आदित्य ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुणता हासिल की थी। वह प्रजा की समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में गहरी रुचि रखते थे। राजमहल की विलासिता में रहते हुए भी वह अक्सर अपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए गुप्त रूप से नगर में जाया करते थे। वैशाली, एक मजबूर लेकिन निडर स्त्री वैशाली एक गरीब परिवार में जन्मी थी। बचपन में माता-पिता के निधन ने उसे अनाथ बना दिया। भूख और गरीबी से जूझते हुए वह समाज के उस कोने में पहुंची, जिसे लोग तिरस्कार से देखते थे। वह एक कोठे पर रहकर अपना जीवनयापन करने लगी। लेकिन वैशाली का हृदय पवित्र और उसकी आत्मा दयालु थी। वह हर संभव तरीके से लोगों की मदद करती। कोठे पर रहने के बावजूद उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा जीवन जहां वह अपनी पहचान और सम्मान पा सके। एक दिन आदित्य अपने गुप्त दौरे पर नगर की तंग गलियों में पहुंचे। वे आम लोगों के दुख दर्द समझने के लिए साधारण वेशभूषा में थे। चलते चलते वे एक कोठे के पास पहुंचे, जहां बच्चों की हंसी और किसी के गाने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि वैशाली बच्चों को खाना खिला रही थी और उनकी देखभाल कर रही थी। उसके चेहरे पर दया और प्यार की झलक देखकर आदित्य ठहर गए। जब उनकी नजरें मिली, तो वैशाली ने झिझकते हुए कहा, वैशाली, यहाँ क्या देख रहे हैं? राजकुमारों का यहाँ आना शोभा नहीं देता। आदित्य हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी, फिर भी वैशाली ने उन्हें पहचान लिया। आदित्य, तुम्हारी आंखों में सच्चाई और दर्द है। मैं यहाँ तुम्हें समझने आया हूँ। इस तरह दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। आदित्य ने वैशाली से मिलना जारी रखा। हर मुलाकात के साथ उनकी बातचीत गहरी होती गई। आदित्य को वैशाली के जीवन की हर छोटी बड़ी बात जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने वैशाली से पूछा, आदित्य, तुम्हारा जीवन कैसा रहा है? क्या तुम्हारे भी कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए? वैशाली पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए बोली, वैशाली, राजकुमार, मेरे सपने तो बचपन में ही खत्म हो गए थे। माता पिता का साया सर से उठने के बाद मैं केवल जीने के लिए संघर्ष करती रही। इस समाज ने मुझे केवल अपमान और तिरस्कार दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी जिंदगी के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाएगा। आदित्य उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने महसूस किया कि वैशाली की बाहरी कठोरता के पीछे एक कोमल और टूटे हुए दिल की कहानी छिपी है। आदित्य, लेकिन क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? कोई ऐसा सपना जिसे तुम पूरा करना चाहती हो? वैशाली ने हल्की हंसी में कहा, वैशाली, सपने? मेरे सपने तो इस समाज की दीवारों में दब चुके हैं। अगर कुछ चाहा भी तो उसे हासिल करने का अधिकार मुझे कभी नहीं मिला। यह सुनकर आदित्य का हृदय व्यथित हो उठा। वह सोचने लगे कि कैसे एक ऐसी महिला, जो इतनी सशक्त और दयालु है, अपनी परिस्थितियों की वजह से अपने सपनों को छोड़ चुकी है। धीरे धीरे आदित्य का वैशाली के प्रति आकर्षण गहरे प्रेम में बदलने लगा। वह केवल उसकी सुंदरता या करुणा से प्रभावित नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता और संघर्ष करने की क्षमता ने उन्हें मोहित कर दिया था। एक दिन उन्होंने वैशाली से अपने दिल की बात कहने का निश्चय किया। आदित्य, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन तुम्हारा हृदय सोने जैसा है। मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर लाना चाहता हूँ। तुम्हें वह सम्मान और स्वतंत्रता देना चाहता हूँ, जिसकी तुम हकदार हो। वैशाली ने अपनी आंखें झुका ली। उसकी आवाज कांप रही थी। वैशाली,
राजकुमार, यह समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारा और मेरा जीवन अलग है। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। आदित्य ने वैशाली का हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, आदित्य, प्रेम कोई बंधन नहीं मानता, न ही यह किसी योग्य या अयोग्य की परवाह करता है। अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो मैं समाज की हर दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे साथ मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। वैशाली की आंखों में आंसू छलक पड़े। पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसकी आत्मा को समझा है, न कि उसके बाहरी जीवन को। लेकिन वह अब भी संकोच में थी। वैशाली, राजकुमार, आपकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आता है, लेकिन मुझे डर है। समाज की नफरत और उनके ताने आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, अगर तुम मेरे साथ हो, तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा है। उस दिन वैशाली के दिल में उम्मीद की किरण जागी। लेकिन वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी। उनका यह प्रेम समाज की हर रुकावट और विरोध का सामना करने वाला था। जब यह खबर राजमहल पहुंची कि राजकुमार आदित्य एक वेश्या से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं, तो पूरे महल में हलचल मच गई। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई और हर कोई इस खबर से स्तब्ध था। महाराजा धर्मवीर सिंह को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत आदित्य को दरबार में बुलाया। आदित्य ने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। महाराजा, आदित्य, क्या यह सच है कि तुम एक वेश्या से विवाह करना चाहते हो? आदित्य, हाँ, पिताजी। वैशाली केवल नाम की वेश्या है, पर उसका हृदय संसार में सबसे अधिक पवित्र है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करूंगा। महाराजा का क्रोध आसमान छूने लगा। महाराजा, तुम्हारा यह कदम केवल हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को ही नहीं, बल्कि राज्य की स्थिरता को भी खतरे में डाल देगा। तुम राजकुमार हो। तुम्हारा कर्तव्य है अपने राज्य और उसकी मर्यादा की रक्षा करना, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए इसे खतरे में डालना। लेकिन आदित्य अपने फैसले पर अडिग थे। आदित्य, पिताजी, मेरे लिए सबसे बड़ी मर्यादा सच्चाई और प्रेम है। यदि मैं अपने दिल की सच्चाई को नजरअंदाज कर दूं, तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर पाऊंगा? प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, और मैं इसे झूठे सामाजिक बंधनों की वजह से कुर्बान नहीं कर सकता। महारानी सुमित्रा देवी ने बेटे को समझाने की कोशिश की। महारानी, बेटा, हमें तुम पर गर्व है, लेकिन समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। एक वेश्या को राजघराने की बहू बनाना हमारे राज्य के लिए अकल्पनीय है। यह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरे राज्य का निर्णय है। आदित्य, माँ, मैं जानता हूँ कि यह राह कठिन है, लेकिन क्या यह न्यायपूर्ण है कि हम किसी की जाति या पेशे के आधार पर उसके चरित्र का आकलन करें? वैशाली का जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसकी आत्मा निष्कलंक है। मैं उससे विवाह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना राजपद ही क्यों न त्यागना पड़े। राज्य और समाज का विरोध। राजमहल के बाहर भी यह खबर आग की तरह फैल गई। राज्य के मंत्री, प्रमुख नागरिक और दरबारी इस खबर को सुनकर हतप्रभ थे। उन्होंने इसे राजघराने की प्रतिष्ठा और परंपराओं पर सीधा आघात माना। मंत्री परिषद, राजकुमार का यह कदम राज्य की जनता का विश्वास डगमगा सकता है। लोग इसे हमारे शासन की कमजोरी मानेंगे। राज्य की प्रजा भी इस प्रेम कहानी को सुनकर दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग राजकुमार के साहस की सराहना कर रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग इस रिश्ते को अपवित्र और अनुचित मान रहे थे। वैशाली के खिलाफ समाज का गुस्सा और तिरस्कार बढ़ता गया। उसे रास्तों पर अपमानित किया जाने लगा। लोग ताने मारते और उसे राज्य के लिए अभिशाप कहते।
नगर की स्त्रियां, राजकुमार को इस वेश्या ने अपने जाल में फंसा लिया है। वह हमारे राज्य को बर्बाद कर देगी। पुरुष, ऐसी स्त्रियां केवल विनाश लाती हैं। उसे राजमहल से दूर रखना चाहिए। वैशाली यह सब सहन कर रही थी। वह जानती थी कि समाज की यह नफरत केवल उसके लिए नहीं, बल्कि आदित्य के लिए भी कठिनाइयां खड़ी करेगी। आदित्य का संकल्प। आदित्य ने जब यह सब देखा, तो उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने दरबारियों और जनता के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा, आदित्य, मैं किसी भी कीमत पर अपने प्रेम का त्याग नहीं करूंगा। अगर आप सभी को लगता है कि मेरा यह निर्णय राजघराने की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं झूठी परंपराओं के आगे झुकूंगा नहीं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराजा धर्मवीर सिंह और महारानी सुमित्रा देवी के चेहरे पर चिंता और आक्रोश का मिश्रण था। वैशाली का दर्द और त्याग। दूसरी ओर, वैशाली के लिए यह सब सहन करना असहनीय हो रहा था। उसने महसूस किया कि आदित्य का प्रेम उसे नया जीवन देने के लिए है, लेकिन समाज का गुस्सा उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैशाली, स्वयं से मैं उन्हें इतना दर्द नहीं दे सकती। मेरा प्रेम सच्चा है, लेकिन अगर मेरा होना उनकी जिंदगी को कठिन बना रहा है, तो मुझे उनसे दूर हो जाना चाहिए। वैशाली ने आदित्य से मिलने से इनकार कर दिया और चुपचाप नगर छोड़ने की तैयारी करने लगी। उसके मन में केवल एक ही बात थी, आदित्य को समाज और राज्य के विरोध से बचाना। इस तरह समाज और राजमहल के विरोध ने उनके प्रेम को एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। यह संघर्ष न केवल प्रेम के लिए था, बल्कि उस अन्यायपूर्ण समाज के खिलाफ भी, जो प्रेम और मर्यादा के सही अर्थ को समझने में असमर्थ था। वैशाली ने महसूस किया कि उसका प्रेम आदित्य की जिंदगी को कठिन बना रहा है। उसने राजकुमार से मिलने से इनकार कर दिया और कोठे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वैशाली, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन और राज्य के लिए मैं खुद को कुर्बान कर रही हूँ। वह जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहने लगी, जहां उसने गुमनाम जीवन जीना शुरू किया। जब आदित्य ने सुना कि वैशाली ने नगर छोड़ दिया है, तो उनके मन अजीब सी बेचैनी छा गई। उनके लिए वैशाली केवल एक प्रेमिका नहीं थी, वह उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह वैशाली को ढूंढकर उसे अपने साथ लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी त्यागना पड़े। सिंहासन का त्याग। आदित्य ने अपने माता-पिता और दरबारियों के सामने खड़े होकर दृढ़ता से कहा, आदित्य, यदि मुझे सिंहासन और वैशाली में से किसी एक को चुनना है, तो मैं प्रेम को चुनूंगा। राज्य का उत्तराधिकारी होना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर मेरी आत्मा अधूरी रह जाए। महाराजा और महारानी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। महाराजा ने क्रोधित होकर कहा, महाराजा, आदित्य, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। एक राजकुमार का पहला धर्म अपने राज्य और प्रजा के प्रति होता है। आदित्य, पिताजी, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। लेकिन अगर प्रेम को त्याग कर मैं यह सिंहासन स्वीकार करता हूं, तो यह मेरे लिए केवल एक बोझ होगा। मैं एक ऐसा राजा नहीं बनना चाहता, जिसके दिल में प्रेम और सच्चाई के लिए जगह न हो। आदित्य ने सिंहासन का त्याग कर दिया और राजमहल से बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में वैशाली को ढूंढने का संकल्प साफ झलक रहा था। वैशाली की खोज। आदित्य ने वैशाली को ढूंढने के लिए नगर से लेकर जंगलों और छोटे-छोटे गांवों तक की यात्रा शुरू कर दी। वह साधारण वेशभूषा में थे और हर जगह लोगों से वैशाली के बारे में पूछते रहे। उन्होंने नदियों के किनारे, मंदिरों और आश्रमों में वैशाली को ढूंढा। कई दिनों तक वह भूखे प्यासे रहे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। हर बार जब वह थककर बैठते, तो उनके मन में
वैशाली की हंसी और उसकी आंखों का मासूमियत भरा चेहरा उन्हें फिर से ऊर्जा से भर देता। आदित्य, स्वयं से मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। वैशाली, तुमने चाहे मुझसे दूर जाने का फैसला किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आखिरकार एक छोटे से गांव के पास उन्हें वैशाली की झलक मिली। वह एक झोपड़ी में अकेले रहती थी और अपना जीवन साधारण ढंग से जी रही थी। प्रेमियों का पुनर्मिलन। आदित्य ने वैशाली को देखते ही उसकी ओर दौड़ लगाई। वैशाली उन्हें देखकर हैरान रह गई। वह घबराई हुई थी, लेकिन आदित्य का चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। आदित्य, तुमने मुझसे दूर जाकर मेरा दिल तोड़ दिया। वैशाली, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा? वैशाली ने सिर झुका लिया और रुंधे गले से कहा। वैशाली, राजकुमार, मैंने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें समाज के तानों और विरोध का सामना करना पड़े। यह समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। आदित्य ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आदित्य, हमारा प्रेम समाज की सीमाओं से ऊपर है। क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जी सकूंगा? तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैंने सिंहासन छोड़ दिया है, अब मुझे केवल तुम्हारी जरूरत है। वैशाली की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी खामोशी में प्रेम और दर्द दोनों झलक रहे थे। नई शुरुआत का वादा। आदित्य ने वैशाली का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा। आदित्य, हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हें हर उस दर्द से दूर ले जाऊंगा जो तुम्हें इस समाज ने दिया है। हमें किसी के स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। वैशाली ने कहा। वैशाली, लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। आदित्य, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आदित्य मुस्कुराए और बोले। आदित्य, अगर तुम मेरे साथ हो तो हर कठिनाई छोटी लगती है। चलो, अब हम मिलकर अपना जीवन शुरू करते हैं। आदित्य और वैशाली ने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर जीवन शुरू किया। उन्होंने खेती की और गरीबों की मदद की। उनकी कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनके प्रेम और त्याग से प्रभावित हुए। वर्षों बाद, जब लोग उनके प्रेम की सच्चाई और उनके त्याग को समझने लगे, तो उन्हें आदर और सम्मान मिला। राजमहल ने भी उन्हें वापस बुलाया, लेकिन आदित्य और वैशाली ने अपने साधारण जीवन को ही चुना। यह कहानी समाज के बंधनों को तोड़ने और प्रेम की शक्ति को दिखाने का प्रतीक बन गई। आदित्य और वैशाली ने साबित किया कि सच्चा प्रेम जाति, वर्ग और पेशे की सीमाओं को पार कर सकता है। उनका त्याग और साहस हर युग में प्रेम का आदर्श बना रहेगा।